सरकार उससे डर गई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग और सब कम्युनिटी के लोग मुस्लिम महापंचायत में आएंगे और वहाँ पे आवाज़ उठेगी सब मजलूमों की, तो सारा आरएसएस का हिंदू राष्ट्र बनाने का तो कॉन्सेप्ट ही धराशायी हो जाएगा। सारा मनुस्मृति लागू करने का भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसको खत्म करने का प्लान ही फ्लॉप हो जाएगा। सारी राजनीति देश की मजबूती की तरफ बढ़ जाएगी, देश को टुकड़े टुकड़े करने की तरफ राजनीति खत्म ही हो जाएगी। तो हमारी टीम को बुला के ये कहा गया कि आप लोग सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं क्योंकि मुस्लिम पंचायत है, तो हम आपको इजाज़त देंगे, नहीं तो हम आपकी कैंसिल कर देंगे। इस बात को जब हमारी टीम को बोला गया तो जो हमारी टीम से गए हुए थे सुफियान एडवोकेट साहब, हमारे जो ऑफिस बेयर भी हैं मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने साफ मना कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ तो ये बोला जाता है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो दूसरे लोगों की ज़्यादा आवाज़ उठाए और कोई शेड्यूल कास्ट है तो वो दूसरे लोगों की आवाज़ ज़्यादा उठाए। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है। फिर भी उन्होंने कहा कि अपने लीडर से यानी कि मुझसे पूछ के जवाब दे दिया। तो सुफियान साहब ने उनको अगले दिन एक व्हाट्सएप करके मैसेज भेजा कि हमने अपनी टॉप लीडरशिप से ही बात कर ली है और टॉप लीडरशिप का ये कहना है कि ये कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। मुस्लिम महापंचायत है लेकिन मुसलमान जो है वो अपने से पहले सबसे पहले वाल्मीकि समाज की आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि शेड्यूल ट्राइब और वाल्मीकि समाज हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और पीड़ित है। ये सुनते ही 5 मिनट के अंदर, आप लोग मानेंगे, ये मैसेज जाने के 5 मिनट के अंदर अंदर हमें परमिशन रिवोकेशन का नोटिस आ जाता है। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए? ये कहना कि मुसलमानों की आवाज़ ही उठाएंगे सिर्फ, वरना परमिशन कैंसिल कर देंगे, ये है बड़ी साजिश इस देश में जो चल रही है, जो हमारे देश के हर एक सच्चे देशभक्त भारतीय को, इंडियन को समझनी चाहिए। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। हम लोग ISIS की अपोज करने के लिए 2014 में जा रहे थे इराक, तब भी सरकार ने रोका कि आप आतंकवाद का ऑपोजिशन करने मुस्लिमों को नहीं जाने देंगे। मुसलमान ISIS की मुखालफत अगर करेंगे बड़े लेवल पे लाखों लोग, तो हम नहीं करने देंगे। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है हमारी विड्रॉ करने की परमिशन, इस बात को बिल्कुल बेनकाब कर देती है कि सरकार ये चाहती है मुसलमान सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ उठाएं, वो सरकार का एजेंडा है। लेकिन मुस्लिम महापंचायत जो कि शायद सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही थी रिसेंट टाइम्स में, वो सब लोगों की आवाज़ उठाए, खासतौर पर शेड्यूल ट्राइब की, OBC की, दूसरी माइनॉरिटीज़ की, ये सरकार को मंजूर नहीं है और उसके लिए वो खुल के मैदान में आके परमिशन विड्रॉ करें। तो ये हम अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। और उसके अगले दिन ही यानी कि कल ही हमने मुकदमा फाइल कर दिया था। आज पहली हियरिंग पे आया तो दिल्ली पुलिस के जो वकील पेश हुए, सरकार के जो वकील पेश हुए, वो कह रहे हैं कि मैंने अभी फाइल नहीं पढ़ी। देख रहे हैं, ऐसी कौन सी हमने 50,000 पेज की फाइल बना दी थी? छोटी सी तो केस है, छोटा सा बात है जो मैंने आपको अभी 5 मिनट में समझाई है। तो दिल्ली पुलिस के और सरकार के वकील ने यह कहा कि मैंने अभी फाइल नहीं पढ़ी है, मुझे टाइम दे दिया जाए। यानी कि इस बात को टालना चाहते थे, लेकिन अदालत ने फिर भी कल की डेट दी है। तो कल इस बात का फैसला हो जाएगा कि क्या मुसलमान बड़ी महापंचायत करके सभी मजलूमों की आवाज उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। और इस साजिश को बेनकाब कल मेरे ख्याल से पूरी तरीके से हो जाएगी। दूसरी बात एक और है, कल मैं पिछले जुमे को दिल्ली की जामा मस्जिद में मुझे बताया है कि जो हमारे शाही इमाम है, और आजकल तो शाह जो है वो सिर्फ अमित शाह जी के साथ ही जुड़ता है, तो शायद जो अमित शाही इमाम साहब हैं, वक्त के शाह तो आजकल वही है ना, शाही इमाम क्या होता हो, तो आजकल के शाह अमित शाह हैं। तो अमित शाही इमाम साहब ने पिछली बार शायद नमाज भी नहीं पढ़ाई। उसकी वजह क्या है? अब मैं खुद इंशाल्लाह जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ने जाऊंगा और इसकी वजह तलाश करूंगा कि क्या ऐसी वजह है कि वो नमाज़ पढ़ाने से भी बच रहे हैं। तो कल मैं बाकी सब लोगों को भी कहता हूँ, जो लोग मेरे साथ कल जामा मस्जिद में जुमे की नमाज़ अदा करना चाहते हैं, कल सब लोग जुमे की नमाज़ जामा मस्जिद में अदा करें ताकि हम वजूहात समझ सकें। और आज दूसरी बात एक और भी है कि फ़िलिस्तीन में जो हो रहा है उसके बारे में भी कोई मजबूत आवाज़ अभी तक देश से नहीं उठी।
एक मौलाना कल्बे जवाद साहब ने लखनऊ में एक मुजाहरा ज़रूर किया, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई बहुत मजबूत आवाज़ पूरे देश से नहीं उठती नज़र आई है। और जो इजराइल नहीं, ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं, जो ज्यू कम्युनिटी के साथ खिलाफ जाके, जुडाइज़म के खिलाफ जाके, जो ज़ायनिस्ट ताकतें अपने पैसे और लालच के लिए जो पूरी दुनिया में और फिलिस्तीन में कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं समझता हूँ भारत देश ने जो स्टैंड लिया, वो भारत देश की बात कर रहा हूँ, भारत के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूँ। भारत देश ने जो स्टैंड लिया है, इंडिया का जो ऑफिशियल स्टैंड है, वो करेक्ट स्टैंड है। हर एक दुनिया के हर एक बड़े मुल्क को, जो अपने आप को बड़ा समझता है, वही लेना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी भारतीयों को भारत की कंट्री का जो स्टैंड है, दैट वी इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन, ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड है। प्रधानमंत्री चाहे कुछ भी कहते रहे, उनको शायद ज़्यादा चीज़ों की समझ भी देर में आती है, उनको भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी का भी नहीं पता है, इसीलिए वो नीजक रिएक्शन करते हैं। और जो अभी सैकड़ों बच्चे एक आतंकवाद के तरीके से, जो सबसे खतरनाक आतंकवाद है, देखिए जो डेफिनेशन आतंकवाद की है यूएपीए में 15 सेक्शन है, और वो यूएन की जो डेफिनेशन है आतंकवाद की, उसके हिसाब से बनाई गई है। उसमें जो अभी ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो गाजा में कर रही हैं, वो आतंकवाद की डेफिनेशन में अगर कोई आ सकता है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, तो वो ये ज़ायनिस्ट स्टेट इजराइल की आईडीएफ आ सकती है। वरना ये दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि कौन सा साइड, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री हमास ज़्यादा बड़े वॉर क्राइम्स कर रहा है, या आईडीएफ, या जो ज़ायनिस्ट कंट्री है इजराइल, वो ज़्यादा बड़े वॉर क्राइम कर रही है। मेरे अंदाजे से जो मैंने एनालिसिस की है, मेरे ख्याल से, पहले मैं 90% बोल रहा था, 95% से भी ज़्यादा जो इजराइल की फोर्सेस हैं वो वॉर क्राइम्स कर रही हैं। 5% इन्वेस्टिगेशन अगर ठीक से की जाएगी तो नतीजा आ सकता है कि शायद इस तरफ से भी 5% हमास की तरफ से, और जो दूसरे फिलिस्तीन की फोर्सेस हैं उस तरफ से भी वॉर क्राइम्स। वॉर दो कंट्रियों के बीच में होती है, ये बात ध्यान रखने की, वॉर क्राइम्स। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसको वॉर कहा है, ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है। तो वॉर क्राइम्स जो हो रहे हैं वो दोनों तरफ से हो रहे हैं। 95% आईडीएफ यानी कि इजराइल की तरफ से, ज़ायनिस्ट फोर्सेस की तरफ से, 5% शायद दूसरी तरफ से। यही हमारे देश का भी स्टैंड होना चाहिए कि एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा, जो कि मल्टी कंट्री की होनी चाहिए, यूएन लेड होनी चाहिए, उसके द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि किसने कितने वॉर क्राइम्स किए हैं, और उन पक्षों को जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हैं उनके मुताबिक, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सजाएं मिलनी चाहिए। इसकी बहुत सख्ती से पालन करनी चाहिए, और इसकी सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज को जम के यही स्टैंड लेना चाहिए। मैं आपको एक बात और बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि जो इजराइल एज ए कंट्री है, ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, उसके खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अनगिनत रेजोल्यूशंस पास किए। ये वीटो का इस्तेमाल करके जो ये जुल्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो वॉर क्राइम के अंडर आता है, नहीं आता है, ये भी एक डिस्कशन शुरू होनी चाहिए। वीटो क्या होता है, वीटो की पावर क्या है कि आर्ग्यूमेंट आपने जीत लिया, आप 100% बात सही कह रहे हो, लेकिन हम इसे नहीं होने देंगे। ये क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से बात है, या ये जोर जबरदस्ती नाइंसाफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल वीटो है? तो ये वीटो के जरिए जो ये क्राइम्स कराए जा रहे हैं, इसके बारे में भी मेरे ख्याल से पूरे विश्व भर में चर्चा होनी चाहिए कि ये वीटो का कॉन्सेप्ट क्या है। क्या अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट फॉलोइंग एनी जस्ट एंड फेयर नॉर्म्स वीटो? तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे शॉर्ट नोटिस पे आए और मुझे कवर किया। बहुत शुक्रिया।